गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक न्यूज आज के पेपर में आया, कल के पेपर में आया, मैं इसे 3-4 दिन से ट्रैक कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था और ये इम्पोर्टेंट है हमारे आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और पीएसआईआर वालों के लिए। तो कई सारे डायमेंशंस में ये न्यूज इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रहेगा इंडिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी को लेकर के, इंडिया के पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, उसमें सेटबैक्स, इंडिया चाइना इन्फ्लुएंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, इन सब पर ये जो न्यूज है ना उसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहेगा। एंड द न्यूज इज कि जो ऐनी एयरबेस था तजाकिस्तान में, जिसे कि इंडिया 2005 से अब तक ऑपरेट कर रहा था, इनफैक्ट एट द पीक ऑफ इट वहां पे 200 स्ट्रॉन्ग इंडियन कंटिजेंट था एंड सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स वर देयर। और वहां से इंडिया विथड्रॉ कर गया है। और ये न्यूज यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि लास्ट मंथ, लेकिन प्राइमरली ये न्यूज में अभी आया है। सो हम देखेंगे कि थोड़ा हिस्ट्री क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो ये सारे डायमेंशंस को हम देखेंगे। अगर वैसे तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे में क्वेश्चन डाल देना, कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो की जरूरत पड़ेगी उस मुताबिक मैं कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, इस न्यूज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, दैट इज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। सो देखो, जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के समय यू नो इट वाज यूएसएसआर, राइट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और आज के जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, पांचों सेंट्रल एशियन नेशंस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे देवर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, राइट। यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और उसके बाद फिर ये पांचों इंडिपेंडेंट हो गए और इंडिया ने इनके साथ अपने रिलेशंस अर्ली 1990s में एस्टेब्लिश किया। लेकिन उसके पहले भी, सिंस इंडिया हैड वेरी गुड रिलेशंस विथ यूएसएसआर, तो सेंट्रल एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था। इफ यू गो बैक तो आप देखोगे कि जो इंडियन मूवीज वगैरह थी वो आज भी सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा फेमस है। चाहे वो अमिताभ बच्चन की मूवीज हो, चाहे वो ये कौन है अपने दादा मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज हो, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस तो नेचुरल है, वो इंडिया में, इंडिया का सेंट्रल एशिया में रहा है। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वैसे तो दे आर इस्लामिक नेशंस बट दे आर मल्टी कल्चरल। तो इसलिए जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तो वो हमारे और सेंट्रल एशियन नेशंस दोनों के लिए चिंता की बात थी। इसलिए हमने जब इंडिया ये दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया था तो उसमें पांचों सेंट्रल एशियन नेशंस उन्होंने पार्टिसिपेट किए और उसके बाद हमने एक डायलॉग प्रोसेस भी स्टार्ट किया है सो एज की तालिबान और उसके इन्फ्लुएंस को कैसे लिमिट किया जा सके। ठीक है, तो कोल्ड वॉर से इसका ये रिलेशन है कि ये जो सबसे पहले ऐनी से पहले हमें एक और बेस है जिसके बारे में जानना पड़ेगा, जिसका नाम है फरखोर। ठीक है ना, फरखोर, इसका नाम कहीं आप परखोर भी देखोगे। सो ये जो एयरबेस है, सबसे पहले हमने इसे ऑपरेट स्टार्ट करना किया था 1998 में। ठीक है, अब बात है कि 1998, यू नो कि 1990s एक ऐसा समय था जबकि इंडिया इकोनॉमिकली नॉट दैट मच स्ट्रांग। फिर भी ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हम यहां जाकर के एयरबेस ऑपरेट कर रहे थे। तो उसके लिए फिर से हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि 1979 टू 1989 वी नो कि वहां पे अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था, एक सिविल वॉर अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रेजिम जिसे कि यूएसएसआर ने सपोर्ट कर रखा था एंड मुजाहिदीन। तो 1989 में विड्रॉवल हुआ, मुजाहिदीन पावर में आ गए। ठीक है, तो वो जो मुजाहिदीन वाली भी जो गवर्नमेंट थी उनके साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन 1995 1996 में क्या हुआ, मुजाहिदीन लॉस्ट पावर एंड तालिबान केम टू। ठीक है, और ये जो तालिबान है, तालिबान के साथ इंडिया नेवर हैड गुड रिलेशंस। और ये जो जब तालिबान का समय था तो तालिबान के समय इसी तालिबान को रेजिस्टेंस देने के लिए देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड एज
नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अफगान सिविल वॉर पहले मुजाहिदीन और कम्युनिस्ट रेजिम के बीच में था, वो अब आ गया था आपके मुजाहिदीन वर्सेस तालिबान, ठीक है। और ये वो समय था जबकि यूएसए एंड यूएसएसआर दे आल्सो कोऑपरेट। ये एक छोटा सा पीरियड था क्योंकि यूएसए को भी इनसे प्रॉब्लम्स थी और यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर तो बाकायदा लड़ा था ना। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, इसमें जो ये नीचे वाला रेड वाला एरिया है ना, दिस वाज द एरिया अंडर तालिबान इन्फ्लुएंस, और ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, दिस वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्दर्न अलायंस और एनए। और इस नॉर्दर्न अलायंस को ईरान का सपोर्ट था, ताजिकिस्तान का सपोर्ट था, कजाकिस्तान का सपोर्ट था, यूएसएसआर यानी रशिया का सपोर्ट था, इंडिया का सपोर्ट। क्योंकि ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, उससे पहले थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में बता देता हूं कि अफगानिस्तान में वी नो की पश्तून सरदार जो कि आज के डेट में तालिबान है, बट पश्तून के अलावा बहुत सारी और भी एथनिसिटीज हैं, जैसे कजाक हैं, ताजिक हैं, उज्बेक हैं, हाजरा हैं। और ये जो सारी एथनिसिटीज हैं, इनके लिंक इसके नेबरिंग नेशंस, कजाक लिंक टू कजाकिस्तान, ताजिक लिंक देमसेल्व्स टू ताजिकिस्तान, तुर्कमेन्स लिंक देमसेल्व्स टू तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस ये सारी की सारी एथनिसिटीज नॉर्दर्न अलायंस में थी अगेंस्ट द तालिबान, तो ये जो सारे देश थे दे वर आल्सो हेल्पिंग, ठीक है। तो इस तरीके से देयर वाज दिस कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन 2001 तक। हालांकि अफगानिस्तान तालिबान ने अच्छा खासा एरिया कैप्चर कर लिया था और सिर्फ 10% ऑफ अफगानिस्तान इनके कंट्रोल में था, बट दैट वाज द टाइम जब यूएसए केम और तालिबान रेजिम को वहां से खत्म किया, ठीक है। सो इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, फरखोर जो आप एयरबेस देख रहे हो वो बिल्कुल यहां पे है, मतलब जस्ट लुक एट द बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर पर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ठीक है। और इंडिया क्या करता था, इंडिया यहां से एक चॉपर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इनफैक्ट एक हॉस्पिटल तक ऑपरेट करता था। एंड देयर वाज अ फेमस ताजिक लीडर या वॉरलॉर्ड, आप जब भी नाम सुनोगे ना, अहमद शाह मसूद। इसी को कहा जाता था लॉयन ऑफ पंजशीर, ठीक है। एक बार इसके ऊपर लाइफ पर अटैक हुआ था, तो इट वाज इंडिया यहां से उसे जल्दी से यहां इस मेडिकल फैसिलिटी पर ले गया था, और यहां से फाइनली देन ही हैड कम टू इंडिया फॉर हिज ट्रीटमेंट। दैट वाज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट ऑफ इंडिया विथ द नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, ओके। सो 2001 में जब यूएसए आ गया और यूएसए सपोर्टेड रेजिम आ गई अफगानिस्तान में, तो फिर फरखोर का हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो रहा नहीं, क्योंकि फरखोर बेसिकली एक फॉरवर्ड बेस था नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसके बाद फिर हम पीछे जाकर के ऐनी में हम ऑपरेट करने लगे, ठीक है। एंड इन द ईयर 2005 एक, तो आफ्टर यूएसए सपोर्टेड रेजिम केम टू पावर, तो इसके हमारे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी तो रही नहीं, क्योंकि नाउ इट वाज विद द यूएसए। तो इन द ईयर 2002 एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड द ताजिकिस्तान गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर हमने ऐनी एयरबेस को ऑपरेट करना स्टार्ट किया। रफली हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड $80 मिलियन। हमने इसके जो रनवे था उसे एक्सटेंड किया, सो दैट इवन लार्ज कैरियर्स भी यहां पे लैंड कर सके। अदरवाइज वैसे ये जो एयरबेस था, ये सोवियत के टाइम का एयरबेस था, जब डिसइंटीग्रेट हुआ। एंड एनीवे ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, दे आर नॉट वेरी रिच, तो ये डाइलैपिडेटेड सिचुएशन में था। तो इंडिया सॉ एन अपॉर्चुनिटी
और इंडिया को लगा कि ठीक है, दिस विल आल्सो हेल्प मी इन एक्सटेंडिंग माय इन्फ्लुएंस, इस एरिया सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के आसानी होगी। एक और चीज, जो सेंट्रल एशिया है वो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहां पे मिलिट्री प्रेजेंस तो चाइना का भी नहीं है, बट सिंस इंडिया एंड रशिया हैड सो गुड रिलेशंस, दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, सो इंडिया वाज एबल टू डू, और रशिया के साइड से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल, ये एक दूसरा एग्जांपल है इंडिया और रशिया के बीच के म्यूचुअल ट्रस्ट का। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ दिस एयरबेस। मैंने क्या क्या लिख रखा है वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट वाज एट फरखोर इन ताजिकिस्तान 1998 से, ठीक है ना। वहां पे हमने एक फील्ड हॉस्पिटल, मैंने आपको बताया अहमद शाह मसूद के बारे में, राइट। इंडिया बाकी ह्यूमैनिटेरियन एयरबेस वगैरह बाकी सारी चीजें, लेकिन फिर आगे जाकर के 2008 के अराउंड इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेट करना बंद कर दिया और इंडिया ने सब कुछ शिफ्ट कर लिया एनी पर। ओके, सो रिगार्डिंग एनी, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द सोवियत एरा, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद नेचुरली जरूरत नहीं थी, इसे मेंटेन नहीं किया गया। एंड इन द ईयर 2002 इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और दोनों ने, और इंडिया उसके बाद उसे ऑपरेट करने लगा। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्टर को मिला था, वो कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट किया, तो उसके बाद फाइनली इट वाज द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। वहां पे 3200 मीटर लंबा रनवे, हैंगर, फ्यूल डिपो, उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सो दैट की कॉम्बैट जेट्स और हेवी ट्रांसपोर्ट भी उतर सके। ओके, एंड और ये इंडिया का एकमात्र ओवरसीज बेस है। हमें, ठीक है, हमें बाहर में एक्सेस मिला हुआ है, आप चांगे की बात कर लो, सबांग की बात कर लो, ओमान में दकम की बात कर लो, लेकिन वो हमारा बेस नहीं है। वी हैव एक्सेस, हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा बेस नहीं है। ये उसी तरीके से था जैसे कि जिबूती में चाइना बैठा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर एट इट्स ऑपरेशनल पीक, जैसे कि मैंने बताया कि पीक पर 200 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वहां पे थे, इंक्लूडिंग सुखोई MKI 30 MKI जेट्स। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ये जो 2002 से 20 साल का एग्रीमेंट था 2022 तक, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान ने इसे रिन्यू नहीं किया। और ये कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान ने ऐसा किया है रशिया और चाइना के प्रेशर के कारण। ठीक है, क्योंकि चाइना नेचुरली कभी नहीं चाहेगा कि सेंट्रल एशिया में इंडिया का कोई भी इंफ्लुएंस रहे, और एक मिलिट्री बेस होने का मतलब बहुत बड़ा इंफ्लुएंस होता है। ओके, चाइना को क्या क्या डर है, क्या क्या कंसर्न है, वो हम अभी देखते हैं। लेकिन इस बेस का यही इतिहास है, 2002 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 2022 के बाद रिन्यू नहीं हुआ, तो अभी हमने फाइनली यहां से वाउंड अप कर लिया है। और इसके बाद इंडिया को एक्सेस तो है, लेकिन इंडिया का बाहर में कोई बेस नहीं है। हालांकि मॉरिशस के साथ हाँ, हम एयर स्ट्रिप के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है, हमने एक एयर स्ट्रिप स्टार्ट किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है मॉरिशस में, बट वो इस एयरबेस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ओके, सो इन द नेक्स्ट मैप, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न अलायंस कैसे इन दोनों के बीच में फाइट थी, और हमने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, बाकी देशों ने भी। उसके लिए पहले फरखोर और बाद में हम आईनी में ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो इस बेस का, मैं कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमें ज्योग्राफी देखना पड़ेगा। तो अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। देखो, ये आपका ताजिकिस्तान है, ठीक है ना, मैप ऐसा ही मिला। ओके, दिस इज योर ताजिकिस्तान, राइट। ताजिकिस्तान में समवेयर हियर वुड बी योर, जस्ट अ सेक, यहां पे आपका कहीं पे ऐनी एयरबेस रहेगा, दुसानबे यहां है ना, तो यहां पे कहीं पे ऐनी एयरबेस आपका रहेगा, राइट। अब देखो, अफगानिस्तान ये है,
ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका वाखान कॉरिडोर है, WAKHN वाखान कॉरिडोर, ठीक है। और यही जो वाखान कॉरिडोर है, ये दैट इज इंडियाज बाउंड्री विथ अफगानिस्तान। डी जॉर, डी फैक्टो तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पीओके प्रेजेंटली विथ पाकिस्तान कंट्रोल, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हमारा यहां पे एक एयरबेस है और इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, ये पाकिस्तान है, तो इमेजिन करो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब इंडिया ने पाकिस्तानी एयरबेसेस को अटैक करना स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को कहां शिफ्ट कर दिया था, टुवर्ड्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, पेशावर के अलोंग, राइट। अब सपोज करो कि इन्हीं से ऑपरेट करके हम वापस यहां पे अटैक करते, तो क्या होता? पाकिस्तान के पास तो भागने की कोई जगह रहती नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पूरे का पूरा एरिया आप देख रहे हो, वेदर यू टॉक अबाउट पीओके और यू टॉक अबाउट दिस गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, अगर हमें इस एरिया पर नजर रखनी है, तो डोंट यू थिंक कि हम यहां से तो सर्विलेंस कर ही सकते हैं, बट अगर हम यहां बैठे हैं तो यहां से भी वेरी इजिली वी कुड हैव अ सर्विलेंस, हम देख सकते हैं। प्लस चाइना का ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, काशगर वाला रीजन, चाइना का सबसे रेस्टिव एरिया है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो इस एरिया में क्या चल रहा है या चाइना क्या कर रहा है, उसके डिप्लॉयमेंट्स वगैरह नेचुरली हम यहां से ज्यादा आसानी से नजर रख सकते हैं। क्योंकि ये जो आप ताजिकिस्तान का ये देख रहे हो, ये आपका एक, जस्ट अ सेक, मैं इसे मिटाता हूं, बहुत सारी लाइनें आ गई। ये एक नेचुरल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसके साथ लगा हुआ ये आपका चाइना है, ठीक है। कल के डेट में सपोज किसी तरीके का कंफ्लिक्ट होता है, तो इट इज नॉट कि इंडिया वुड हैव मार्च्ड फ्रॉम दिस साइड, इंडिया कुड आल्सो हैव मार्च्ड फ्रॉम दिस साइड, राइट। प्लस सेंट्रल एशिया का सिनेरियो क्या है कि सेंट्रल एशिया खुद को फंसा हुआ पाता है कि उसकी सिक्योरिटी रशिया के साथ है, डीपली एंगेज्ड, और उसकी इकोनॉमी चाइना के साथ लिंक्ड है। तो इसे कहते हैं रशिया चाइना ड्यूओपली, और इसके कारण ये पांचों देश खुद को इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई ये पांचों देश दे लुक एट इंडिया कि इंडिया कैन बी दैट पार्टनर जिसके साथ हम इकोनॉमिकली भी एंगेज कर सकते हैं, मिलिटरीली भी एंगेज कर सकते हैं, एंड नेचुरली रशिया को इससे कोई भारी दिक्कत होगी नहीं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हुआ है, जब तालिबान आया अफगानिस्तान में 2021 में, तो नेचुरली जरूरत क्या थी, जो भी इंडियन नेशनल्स वहां पे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए। तो उन इंडियन नेशनल्स को यहां से निकाल करके पहले एनी में ले जाया गया था, ठीक है ना, और फिर वहां से उड़ करके दे केम बैक टू इंडिया। तो चाहे वो सर्विलेंस की बात हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात हो, इवैक्यूएशन की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात हो, आपको INSTC इज अ वे टू रीच अप टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो जाने नहीं देता है, ये एक अगला रास्ता हो सकता है। प्लस सेंट्रल एशिया को ये प्ले में रखता, क्योंकि सेंट्रल एशिया को लगता ओके देयर इज अनदर नेशन, अनदर पावर इन द रीजन, और ये इससे ये भी इंडिकेट होता कि सेंट्रल साउथ एशिया के बियॉन्ड इंडिया का एक स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस सेंट्रल एशिया में भी है। When you talk of being a सुपर पावर, एक रीजनल पावर, सुपर पावर से पहले रीजनल पावर तो बनोगे, तो साउथ एशिया के बियॉन्ड कहां जाओगे? एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया, तीसरी तरफ वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया में ठीक है हम एंगेज कर रहे हैं, ये आपका क्या है, इंडिया IMEC कॉरिडोर भी है इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए, लेकिन सेंट्रल एशिया के साथ तो एंगेजमेंट नहीं है। सो इसलिए इस एयरबेस का इंडिया का यहां से वाइंड अप करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। और ये भी पता चलता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कितना ज्यादा है और रशिया चाइना पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है।
क्योंकि अगर रशिया चाहता तो, क्योंकि ये जो सारे सेंट्रल एशियन नेशंस हैं अभी भी इन पर मेन इन्फ्लुएंस है वो रशिया का ही है, लेकिन चूंकि चाइना ऐसे पोजीशन में है रशिया को प्रेशराइज करने के पोजीशन में, क्योंकि रशिया की डिपेंडेंस अभी चाइना पर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिपेंडेंस, मतलब चाइना एज अ मार्केट फॉर इट्स एनर्जी, ठीक है। प्लस एक और रीजन है, जब 2002 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय इंडिया बहुत कमजोर था, आज इंडिया ज्यादा मजबूत है, तो हो सकता है कि रशिया के मन में भी ये शक हो कि इंडिया का भरोसा उस तरीके से नहीं किया जा सकता, इंडिया वेस्ट के ज्यादा नजदीक जा रहा है, तो ऐसे में एक इंडियन एयरबेस सेंट्रल एशिया में रहे जो कि जिसे रशिया अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है, यह भी तो रशिया को लगेगा कि यह कोई समझदारी की बात नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ये जो है एयरबेस का यहां से वाइंड अप होना, ये चाइना के इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है, इंडिया के लिमिटेशंस को भी दिखाता है, प्लस इंडिया और रशिया के बीच में जो एक सर्टेन डिग्री ऑफ डिस्ट्रस्ट है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी दिखाता है। ओके, सो देखते हैं सिग्निफिकेंस में अगर कुछ अलग लिखा हुआ है तो। ओवरसीज ऑपरेशनल फुटहोल्ड इन सेंट्रल एशिया, वाखान कॉरिडोर आपको बताया ना, वाखान कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान और चाइना के साथ लिंक करता है, ठीक है, उससे सिर्फ देख लो, उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, और ये पूरे का पूरा जो नॉर्दर्न फ्लैंक आप देख रहे हो, ये पूरे का पूरा जो आप रीजन देख रहे हो, इस पूरे के पूरे रीजन में हमें इन्फ्लुएंशियल रखता, बिकॉज लैंड पावर की लिमिटेशन है, मैरीटाइम पावर की लिमिटेशन है ओनली इन द मैरीटाइम रीजन, बट व्हाट अबाउट एयर पावर, ड्रोन सर्विलेंस हो गया, वो तो हम कभी भी कर सकते थे ना, बट चूंकि अब एक्सेस नहीं है आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, लॉजिस्टिकल इवैक्यूएशनल पर्पस एंड रीजनल कोऑपरेशन में बता चुका हूं कि कैसे जब तालिबान टूक ओवर है, तालिबान टूक ओवर तो इसको यूज किया गया था, प्लस any signaled the intent that India will be a continental as well as maritime player इंडो-पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में, प्लस जब इंडिया का सेंट्रल एशिया में प्रेजेंस है, एससीओ के थ्रू इंडिया वाज डीपनिंग इट्स एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया, तो ये इंटेंट दिखा रहा था कि इंडिया को सिर्फ साउथ एशिया में लिमिट नहीं कर सकता किया जा सकता, इंडिया एक यूरेशियन प्लेयर है। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स थे, अगर आपको पीएसआईआर के आंसर्स में, आईआर के आंसर्स में लिखना है तो आप ये सारे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ठीक है, अब बात है, अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रशिया। मैंने बता दिया कि एक डिस्ट्रस्ट को शो करता है, प्लस रशिया का डिपेंडेंस ऑन चाइना शो करता है, दूसरा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन रशिया, चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया दिखाता है, प्लस पाकिस्तान को लेकर के हमारे पास जो टू फ्रंट सिचुएशन था, वैसे ठीक है वी हैव गॉट गुड रिलेशंस विथ अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान के साथ साथ अगर हमारा ताजिकिस्तान में भी प्रेजेंस होता तो फार बेटर, प्लस सेंट्रल एशिया में जो इंडिया का एक मिलिट्री प्रेजेंस था जो कि इन्फ्लुएंस को बढ़ाता, दैट गॉट लिमिटेड, क्योंकि देखो किसी भी रीजन में अगर हम एंगेज करते हैं तो देयर आर 3 वेज, 3 तरीका होता है। पहला होता है आपका इकोनॉमिक, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सिक्योरिटी या मिलिट्री, और तीसरा आपका होता है नॉर्मली सॉफ्ट पावर, आप कहो सॉफ्ट पावर कहो, डेवलपमेंटल पावर कहो। तो देखो इकोनॉमिकली हमारा एंगेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, सेंट्रल एशिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड है $100 बिलियन, हमारा है $2 बिलियन, जिसमें से कि $1.5 बिलियन सिर्फ कजाकिस्तान के साथ है।
जबकि रीजन मिनरली बहुत ज्यादा रिच है। 2025 में इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस ने एग्री किया कि ठीक है, वी विल एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ये एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। अगर आप तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हो, गैस में रिच है, ये हाइड्रो पावर में रिच है। कजाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉर यूरेनियम, तो हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस एज अ मार्केट तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सो इन सब के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी या मिलिट्री, वहां से तो हमारा वाइंड अप हो गया। तो ठीक है, एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया के साथ रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, बट हैविंग अ एयर बेस इज अ फार बिगर थिंग। ये दिखाता है आपका पावर प्रोजेक्शन, कि इंडिया का पावर प्रोजेक्शन वो साउथ एशिया के बियॉन्ड सेंट्रल एशिया में भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा है डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल के लिए तो हमने $1 बिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फॉर इंप्रूविंग कनेक्टिविटी। उसके अलावा बाकी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बट इन सब में ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट एस्पेक्ट है। सो ये दिखाता है कि जैसे जैसे इंडिया राइज कर रहा है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि लोग आपके लिए रास्ता खाली करेंगे। अभी हमने क्या देखा, यूएसए इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, उससे पहले चाइना वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, अभी सेंट्रल एशिया में भी देयर वर इश्यूज। रशिया के साथ तो अभी हो नहीं सकता क्योंकि रशिया खुद को उस लेवल पर देखता नहीं है। बट एज इंडिया मूव्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीइंग अ मेजर प्लेयर, चैलेंजेस बढ़ेंगे। इसीलिए अब डिप्लोमेसी जो है वो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, ज्यादा बैलेंसिंग का काम करना पड़ेगा। अब आप पहले की तरह नहीं देख सकते कि यो चाइना के साथ एक ब्रदरली रिलेशंस या फिर यूएसए के साथ एक नेचुरल पार्टनरशिप। आपने देखा कि अभी एपेक समिट में क्या हुआ, यूएसए और चाइना इन दोनों के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज होने की तरफ कोशिश हुई, टैरिफ वॉर को खत्म करने की कोशिश हुई। तो चाइना के ऊपर कम टैरिफ है कंपेयर टू इंडिया। सो दिस शोज कि वो जो पुराना तरीके का था देखने के लिए कि ठीक है हम यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो यूएसए हमारे सारी बातों को सुनेगा और मानेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस में हर नेशन सिर्फ अपने मतलब की बात देखता है। आज पाकिस्तान यूएस की तारीफ कर रहा है, यूएस पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, क्यों? पाकिस्तान को दिख रहा है फायदा। सो इसलिए जब भी आप डिप्लोमेसी को देखो तो वैल्यू के लिहाज से तो मत देखो, ओ वहां इतने लोग मर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल मार रहा है हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं चलता डिप्लोमेसी। सिर्फ मतलब की बात है, हमारा मतलब पूरा हो रहा है, हम एंगेज करेंगे, इतनी सीधी सी बात है। अभी जरूरत है तो इंडिया म्यांमार की मिलिट्री रेजिम के साथ भी एंगेज करता है, चाइना के साथ एंगेज करता है, रशिया के साथ एंगेज करता है। खुद सोचो कि यूएसए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का तो हमेशा जपता रहता है माला, फिर वो क्यों वेस्ट एशिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? चाइना के साथ इतना डीप रिलेशन है, कौन सी डेमोक्रेसी है? मतलब है इट इज ओनली अबाउट इंटरेस्ट। इसलिए आप लोग कई बार एक आर्टिकल पढ़ लिया सेंटिमेंटल होकर के, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वैसे डिप्लोमेसी नहीं चलती है। अनसेंटिमेंटली जस्ट देखो कि मेरा मतलब किसके साथ पूरा होता है। कोई भी देश वही एक्शन लेता है लेकिन अपने उस एक्शन को एक वैल्यू के टर्म में एक्सप्लेन करता है। आप चाहे रशिया यूक्रेन में देख लो, इजराइल हमास में देख लो, इंडिया का पोजीशन हर बार क्या था, हम शांति चाहते हैं, प्रिंसिपल पोजीशन है। जबकि सीधा उसका मतलब क्या था, भाई दूसरे का पंगा है, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, मुझे अपने से मतलब है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये था, अंग्रेजी में वो जो लिखा गया वो लिखा गया। ओके, सो अब देखते हैं इंडिया का सेंट्रल एशिया, क्योंकि चूंकि ये रीजन सेंट्रल एशिया का है तो सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया ने कैसे एंगेज करना स्टार्ट किया। तो एज आई सेड कि अर्ली 1990 जब सेंट्रल एशिया इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिपेंडेंट हुए,
आउट ऑफ यूएसएसआर, तो इंडिया ने सबको रिकॉग्नाइज किया, रिलेशंस इंप्रूव हुए। इन द ईयर 2012 इंडिया ने लॉन्च किया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है ना। उसके एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। 2019 में डायलॉग फोरम स्टार्ट हुआ। पीएम मोदी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन नेशंस को ही टुक अ टूर। देन इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, ये देख लो 2023 में। क्यों? क्योंकि तब तक तालिबान आ चुका था और तालिबान को लेकर के दोनों के बीच में कंसर्न है। बाकी जो है एससीओ के थ्रू, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के थ्रू वी आर एंगेजिंग विद सेंट्रल एशिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 2020 में क्या किया था, $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आईटी एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, हम एंगेज कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, लेकिन ये सेटबैक बहुत बड़ा है सिक्योरिटी के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से। ओके, सो द थिंग इज कि हमेशा याद रखना, इंडिया नीड्स टू रिमेन एंगेज्ड आईएनएसटीसी के थ्रू। अभी हम क्या बात करेंगे कि ठीक है ये वाला दिस इज अ सेटबैक, लेकिन हमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट अपना कंटिन्यू रखना है। इंडिया शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है। ओके, इंडिया कैन गो एंगेज विथ रशिया फॉर अ ट्राइलैटरल पार्टनरशिप, ठीक है। दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन so as to protect and expand India's influence in the Central Asian region. Okay, so ये पूरी की पूरी कहानी थी इंडिया, सेंट्रल एशिया, एनी एयरबेस, चाइना, रशिया, कोल्ड वॉर वगैरह वगैरह की, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, या फिर कोई दूसरा टॉपिक चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तो वो भी कमेंट में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।